हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हम लोगों ने नॉर्मलता के बारे में बात की थी। आज हम लोग तनुता समीकरण, मोललता, विलेयता और हेनरी का नियम कवर करने की कोशिश करेंगे। यदि आज हो पाएगा तो ठीक, नहीं फिर नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। तो हम लोग तनुता समीकरण की बात करते हैं। तनुता समीकरण पर सवाल भी बहुत आते हैं। ये जब आप लोगों का प्रैक्टिकल होता है, वहाँ पर जब अनुमापन वाला प्रैक्टिकल होता है, वहाँ पर भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, अनुमापन का मतलब। तो हम लोग ये डाइल्यूशन लॉ देखते हैं क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक विलयन है, उससे फिर उसी में पानी मिलाकर दूसरा विलयन बनाया गया। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि उसकी मोलरता अब कितनी हो गई है। तो इस तरह से इस पर क्वेश्चन आते हैं और इसी में तरह तरह के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कैसे होता है, तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, NaCl ले लें या कुछ भी ले लें। NaCl के 4 मोल को हमने 2 लीटर में डाला। तो अगर हम पूछे कि यहाँ पर इसकी मोलरता कितनी होगी, तो मोलरता बराबर होता है मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई आयतन लीटर में। तो अगर इसका मोलरता हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ गया, 2। और यहाँ पर मोलों की संख्या कितनी थी, 4। अब हमने क्या किया, इसमें हमने 2 लीटर पानी और मिला दिया। जब 2 लीटर पानी और मिला दिया तो ये कितना हो गया, टोटल 6 लीटर हो गया। अब हम पूछें कि इस नमक की मात्रा इसमें ज़्यादा है कि इसमें ज़्यादा है। नमक का जो टोटल अमाउंट था, तो नमक का जो टोटल अमाउंट था, जितना इसमें है उतना इसमें भी है। यहाँ भी जो 4 मोल हमने NaCl इसमें डाला था, उसी में पानी मिलाए हैं। तो यानी कि भी 4 मोल यहाँ पर भी है, पूरी मात्रा। लेकिन अब उसका जो गाढ़ापन है वो बदल गया। यहाँ पर एक कंसनट्रेटेड है और यहाँ पर एक डाइल्यूट हो गया। मतलब ये इसके कंपेरिजन में ये सांद्र है, ये क्या है, ये तनु विलयन बन गया, क्योंकि इसमें हमने 2 लीटर पानी और मिला दिया। तो जो मोलों की संख्या वो यहाँ भी 4 है और मोलों की संख्या यहाँ भी 4 ही है। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग मोलरता निकालना चाहेंगे तो मोलरता कितना हो जाएगा, तो मोलरता यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए मोलों की संख्या तो 4 ही रही, तो 4 डिवाइडेड बाई 6, 4/6 हो गया। जबकि यहाँ पर कितना था, 4/2 था। अब हम लोग एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा। जब मोलरता का हम लोग फार्मूला लिखे थे तो हमने क्या लिखा था, मोलों की संख्या जो हम लोग लिखे थे विलेय के मोल, मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई आयतन लीटर में। अगर इस चीज़ में हम लोग आयतन से गुणा करते हैं, तो जब आयतन से गुणा करेंगे आयतन लीटर में से, तो ये आयतन से आयतन कट जाएगा और क्या बचेगा, मोलों की संख्या। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि मोलों की संख्या जो यहाँ थी वही यहाँ है। तो अगर हम लोग ये जो मोलरता आई है, इसको हम मान लें कि M1, और ये जो आयतन था इसको मान लें हम V1, और यहाँ पे जो मोलरता है इसको मान लें M2, और यहाँ पे जो आयतन है इसको मान लें V2। तो जब हम लोग मोलरता यानी कि मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई आयतन में आयतन से गुणा करते हैं, तो फिर क्या आता है, मोलों की संख्या आएगा, और हम ये देख रहे हैं कि मोलों की संख्या जो यहाँ है वही यहाँ भी है। टोटल मोल जो थे 4 मोल, वो 4 मोल यहाँ भी हैं, 4 मोल यहाँ भी हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग लिखें M1 इंटू V1 तो इक्वल टू M2 इंटू V2 होगा। देखिए कैसे, देखिए इसे यहाँ पर मोलरता कितनी थी, 4/2, वॉल्यूम कितना था, 2, कुल कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर देखिए मोलरता कितनी थी, 4/6, और कितना है मोलों की आयतन 6, तो ये 6 है, तो यहाँ भी कितना आ गया, 4। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये इसी को हम लोग बोलते हैं तनुता समीकरण। अब इस पर तरह तरह के सवाल भी आ सकते हैं, तो हम लोग सवाल भी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि 10 मिलीलीटर M/10 HCl, M/10 कहने का मतलब है कि जिसकी मोलरता 1/10 है। M/10 HCl में कितना जल मिलाया जाए कि मोलरता कितनी हो जाए, M/25, मतलब जो नई मोलरता है 1/25 हो जाए। मोलरता यहाँ कम हो रहा है, इसका मतलब पानी मिलाया जाएगा तभी उसका वो कम गाढ़ा हो जाएगा। तो देखते हैं तो कैसे होगा। तो ये पहला सोल्यूशन था, यानी कि इसका जो M1 है वो कितना है, 1/10, और इसका V1 कितना है, ये है 10। और एक जो नया विलयन बनाया है पानी मिलाने के बाद, पानी मिला दिए, अब वो एक नया आयतन आ गया, वो आयतन और मोलरता ये है। तो ये M2 कितना है, 1/25, और
V2 हम लोगों को नहीं पता है। तो अब देखिए, अब V2 कैसे निकालेंगे, तो ठीक वैसे ही करेंगे कि M1 इंटू V1 इक्वल टू M2 इंटू V2। तो M1 कितना है 1/10 इंटू ये कितना हो जाएगा V1 10 इक्वल टू M2 1/25 इंटू V2। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया, 1 इक्वल टू 25 V/25 V2। तो V2 इक्वल टू कितना आया 25। ये कौन सा वॉल्यूम है, पानी मिलाने के बाद जो पूरा वॉल्यूम हो गया। लेकिन हम लोग बताना कि कितना मिलाए, तो क्योंकि 10 पहले से था उसमें हमने और पानी मिलाया, अब वो पानी मिलाने के बाद जो पानी आ रहा है वो ये मात्रा है। तो मिलाए कितना होंगे, 10 तो पहले से था, तो मिलाए गए जल का आयतन, मिलाए गए जल का आयतन बराबर होगा 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 ml। ये 15 ml आएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों का मोलरता और मोलरता से संबंधित सवाल, तनुता समीकरण, ये सब कंप्लीट हो गया। इसी में एक और नॉर्मलता पर भी आता है, पदार्थ की मात्रा जैसे दी गई हो, जैसे हम लोग नॉर्मलता पढ़े थे। तो नॉर्मलता बराबर, हम थोड़ा सा इसको बता दे रहे हैं, आप देख लीजिए। नॉर्मलता से डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ आते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या लिखा था, नॉर्मलता बराबर लिखे थे हम लोग ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या डिवाइडेड बाय आयतन लीटर में, और अगर ये ml में हो, यहाँ पर ये VmL हो तो इंटू 1000 कर दिए थे। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या का फार्मूला अगर लिखेंगे तो ग्राम में भार को हम लोग मतलब ग्राम में द्रव्यमान, जो इसको हम लोग W मान लें, और डिवाइडेड बाई तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार E, ये हो गया, इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई VmL किसके इक्वल टू N इक्वल टू। तो यहाँ से कभी कभी क्या होता है कि ये पूरा फार्मूला हम लोग जब भी नॉर्मलता से संबंधित सवाल रहेगा हम लोग ऐसी फार्मूला पहले पूरा लिखेंगे और लगाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है जब पदार्थ की मात्रा दी गई हो तो इस, अब अगर इस W के फॉर्म में इसको लिखना चाहेंगे तो ये W इक्वल टू आएगा, W इक्वल टू आएगा ENV डिवाइडेड बाई 1000 रहेगा। तो ये इस जो नॉर्मलता का फार्मूला है उसमें पदार्थ की मात्रा के लिए इस तरह से डायरेक्ट फार्मूला भी, ऐसे बहुत सारे फार्मूले बनते हैं। जैसे नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध आया था, वैसे सांद्रता ग्राम प्रति लीटर तथा मोलरता में संबंध आता है। सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर मोलरता गुणित अणुभार आता है। उसको जब सॉल्व करेंगे, जैसे इसको हमने तोड़ दिया तो इसका इधर लिया, कैसे से किए हैं, वैसे ही बहुत सारे अलग अलग फार्मूले बन सकते हैं। तो इस तरह से ये नॉर्मलता में भी कल छूट गया था, तो ऐसे हो सकता है। तो इस तरह से हम लोगों का नॉर्मलता और मोलरता खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं मोललता पर। तो ये मोललता है। मोललता की परिभाषा क्या है, 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। अब देखिए यहाँ चीज़ें बदल गई। इसके पहले हम लोग विलयन पूरा लेते थे और विलयन का आयतन लीटर में लेते थे। यहाँ पर विलयन नहीं है, यहाँ पर क्या है, विलायक है, और वो भी kg में है। तो जिस हिसाब से परिभाषा है वैसे ही फार्मूला लिख दिया गया है। जो एक वहाँ पर विलयन हुआ करता था, पर लीटर विलयन होता था, तो वहाँ पर लोग विलयन लिखते थे। अब यहाँ पर विलायक है और वो भी kg में, तो इस तरह से हम लोग kg में लिख दिए हैं। बाकी जो चीज़ें हैं, जो विलेय के मोलों की संख्या है, तो वहीं सब कुछ वैसे ही रहेगा। ग्राम में भार, ग्राम में द्रव्यमान डिवाइडेड बाई मोलर द्रव्यमान या अणु भार, मोलर द्रव्यमान, ये वैसे ही रहेगा, ये ऐसे रहेगा। अब मोलरता और मोलरता में क्या अंतर है, तो एक तो पहले यही अंतर है कि यहाँ विलयन न लेके विलायक लिया गया, वो भी kg में लिया गया है। एक चीज़ और है, देखिए जो नॉर्मलता था और जो मोलरता थी, मोलरता और जो सांद्रता ग्राम प्रति लीटर था, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर था, इन सब में इसमें भी आयतन आ रहा था, इसमें भी आयतन आ रहा था। और होता क्या है, जब कोई विलयन है या द्रव है, जब उसको गर्म किया जाता है, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो कम ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादातर का तो जैसे पानी है उसको गर्म करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो अभी किसी चीज़ की मोलरता 2 थी और वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि 1.9 आ जाए, उसकी मोलरता कम हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। जैसे एक गिलास में पानी है, अभी ये मार्किंग जो है 1 लीटर पर है, यहाँ तक वाटर का लेवल मेंटेन है,
लेकिन अब इसको गर्म करेंगे तो हो सकता है कि 1.5 पे चला जाए, 1.5 पे नहीं, फिर भी 1.1 पे 1.2 पे जा सकता है गर्म करने पर। तो जब वॉल्यूम चेंज होगा तो इनकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। जिनमें जिनमें आयतन शब्द आ रहा है उनमें क्या होता है, ये सब क्या है नोट में अलग से आप लिख सकते हैं नोट करके इतना के बाद, कि नॉर्मलता, मोलरता तथा सांद्रता ग्राम प्रति लीटर ताप पर निर्भर करते हैं, ताप पर निर्भर करते हैं। जबकि मोललता, इसमें देखिए आयतन वो शब्द नहीं आया है, जबकि मोललता एक और है, तथा मोल प्रभाज ताप पर निर्भर, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हम लोगों का आज मोललता कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसी पर एक छोटा सा क्वेश्चन करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है 3 ग्राम एसिटिक अम्ल, इसी को हम लोग एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं IUPAC में। एसिटिक अम्ल को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर मोललता की गणना कीजिए। अब ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस केवल समझने के लिए है। तो मोललता बराबर क्या होगा, मोललता बराबर क्या होगा, विलेय के ग्राम, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल डिवाइडेड बाई विलायक का भार केजी में, विलायक का भार केजी में। अब विलेय के मोल कौन है, यहाँ विलेय ये है, तो विलेय के मोल कैसे निकालेंगे, ग्राम में भार डिवाइडेड बाई मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान कुछ नहीं होता है, अणुभार ही होता है, डिवाइडेड बाई विलायक का भार केजी में। तो इसके ग्राम में भार कितना दिया है 3 डिवाइडेड बाई मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान इसका कितना होगा, इसका निकालेंगे CH3COH का, तो ये 12 + 3 इधर निकाल दे रहे हैं, शायद दिख न रहा हो, CH3COOH, तो 12 + 3 + 12 + 2 बार 16 है +1, ये कुल 60 आएगा। तो 3/60 ये हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, विलायक का भार केजी में, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1000। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/60 × 1000 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको ऐसे हो जाएगा और ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 60, यह आ जाएगा 0.5 मोलर। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं मोलर। तो इस तरह से हम लोग मोललता पर सवाल जब आएगा तो सवाल भी कर लेंगे। अब इसी में क्या होगा कि किसी का मोलर द्रव्यमान पूछ देगा, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मोललता दिया रहेगा उसमें मोलर द्रव्यमान पूछ दिया जाएगा, या ग्राम में भार पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों का जो सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ थी वो समाप्त हो गया। अब हम लोग विलेयता पढ़ेंगे। तो आते हैं हम लोग विलेयता पर। तो विलेयता का ये परिभाषा लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। अब इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने क्या किया, 100 ml वाटर लिया और इसमें आप चीनी घोलना चाहते हैं, शुगर। तो क्या होगा, क्या इसमें आप 10 किलो चीनी घोल पाएंगे? ऐसा नहीं होगा। चीनी का एक निश्चित अमाउंट होगा जो इसमें घुलेगा, उसके बाद वो नहीं घुलेगा। मतलब लगभग शायद 200 ग्राम तक घुलेगा चीनी, करीब 200 जो घुलता है 100 ग्राम में, करीब 200 ग्राम तक घुलता है। उसके बाद वो नहीं घुलेगा। आप घोलना चाहेंगे तो क्या करेगा, वो नीचे फिर बैठने लगेगा, यानी कि अब उससे ज़्यादा नहीं घोल सकते हैं। तो जो मैक्सिमम अमाउंट होगा, अधिकतम मात्रा जो उस द्रव में हम लोग घोल रहे हैं, उसको उस विलेय की विलेयता बोलेंगे। लेकिन अब हम लोग पानी कितना भी ले सकते हैं, लेकिन अगर दो चीज़ों में कंपैरिजन करना है तो हम लोगों को कुछ फिक्स क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग, ये क्राइटेरिया बन गया है कि हम लोग 100 ग्राम विलायक, इसको हम लोग ग्राम में लेते हैं, 100 ग्राम विलायक में जितनी मात्रा घुलती है उसको उसकी विलेयता कहते हैं। अब क्या करेंगे, अब मान लीजिए हमने चीनी घोला, जब घुलना बंद हो गया तो जितना बार घुलना बंद हुआ वो उसकी विलेयता होगी। लेकिन अगर हम और घोलना चाहें तो इसको गर्म करेंगे तो घुल सकता है, या हम लोग ठंडा करते तो जितना घुला था उतना भी नहीं घुलता। दोनों कंडीशन है, ठंडा करने पर कम घुलता है, गर्म करने में ज़्यादा घुलेगा। तो इसीलिए कहा गया है
कि निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर और निश्चित जो मात्रा 100 ग्राम है उसमें कितना घुल रहा है, उस हिसाब से हम लोग उसकी विलेयता को बताते हैं। बात क्लियर हो गई विलेयता की ना। और एक चीज़ और इसी में सुन लेते हैं, अगर एक मैक्सिमम अमाउंट जब इसमें और अधिक विलेय ना घुला जा सके तो उस समय जो विलयन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कि संतृप्त। वो कैसा है? संतृप्त विलयन है। तो इसी परिभाषा को दूसरी तरह से भी कहा जा सकता है कि अगर संतृप्त विलयन बनाने के लिए 100 ग्राम अगर विलायक है, उसका संतृप्त विलयन बनाने के लिए जितने पदार्थ की आवश्यकता होगी वो उसकी विलेयता कहलाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं। निश्चित ताप, क्योंकि अब देखिए इसी 100 ग्राम में भी हम कह रहे हैं कि 200 ग्राम चीनी घुल रहा था या 10 ग्राम जो भी था घुल रहा था, आप टेम्परेचर अगर बदल देंगे तो अब उसकी जगह उसकी विलेयता बदल जाएगी। तो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए जितने ग्राम जो विलेय होगा घोलने की आवश्यकता पड़ती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। तो अब ये जो विलेयता है, मान लीजिए पानी है, अब पानी में हम लोग अलग अलग चीज़ों को घोलेंगे तो पानी में देखिए गैसें भी घुलती हैं, कुछ ठोस जैसे चीनी है, नमक है, ये भी घुलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो ठोस और द्रव, जब ठोस और गैस को द्रव में घोलकर उसकी विलेयता देखेंगे कैसे विलेयता घटती है, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले ठोसों की विलेयता। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ठोस जो होगा किसी द्रव में जब घुलेगा तो कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करेंगे। तो पहला है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव सामान्यतः देखेंगे, अभी हम लोग चीनी की बात कर रहे थे कि पानी में घुलने पर तो उसको जब गर्म करेंगे तो चीनी और ज़्यादा घुल जाएगा। तो सामान्यतः ऐसा होता है कि जब कोई सी चीज़ को गर्म किया जाता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, मतलब उसकी जो मैक्सिमम अमाउंट घुलने की है वो और ज़्यादा घुलेगा। तो लिखा है सामान्य ताप वृद्धि से ठोसों की विलेयता बढ़ती है। लेकिन फिर आगे लिखा है, क्योंकि हम लोग लासातेलिये के नियम पढ़े होंगे क्लास 11th में, तो उसमें होता है ना कि दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा की ओर बढ़ेगी जिधर दाब में आयतन में कमी हो। वैसे ही अगर अभिक्रिया उष्माशोषी है दिशा में, दूसरी दिशा में उष्माक्षेपी होगी। तो लिखा है कि अगर जो घुलने की प्रक्रिया है उस घुलने में अगर उष्मा उत्पन्न हो रही हो तब तो वहाँ ताप बढ़ाने पर और उसकी विलेयता घटेगी। और अगर किसी चीज़ को घोलने पर ताप घट रहा हो तो यानी कि उसको घोलने के लिए ताप की ज़रूरत है। जैसे आप गिलास में चीनी या कुछ भी घोल रहे हैं और घोलने के बाद आप देख रहे हैं कि वो जो पानी है और ठंडा हो जा रहा है, इसका मतलब उसको घुलने में टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ी है, ऊर्जा की आवश्यकता हुई है। यानी कि अगर उसको ऊर्जा देंगे तो और तेज़ी से घुलेगा। तो यही है कि अगर उष्माक्षेपी अभिक्रिया है तब तो विलेयता घटेगी, और अगर उष्माशोषी है तो विलेयता बढ़ेगी। जैसे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड को दिया आप घोल रहे हैं और ताप बढ़ाएंगे तो उसकी विलेयता कम हो जाएगी। तो ये हो गया ताप का प्रभाव। अब है विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक की प्रकृति क्या है? देखिए इसका एक ही कॉन्सेप्ट चलता है, लाइक रिजल्व्स लाइक। मतलब अगर दो चीज़ें एक ही जैसी हैं, और एक ही जैसी कहने का मतलब है कि वो ध्रुवी हैं कि अध्रुवी हैं। हालांकि हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि जो कोई विलेय किसी विलायक में घुलता है तो ध्रुवी या ध्रुवी के अलावा और भी सारे फैक्टर काम करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बंध का बनना, ये सब भी सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। फिलहाल यहाँ पर हम लोग ये कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि अगर एक जैसा उनका नेचर है तो वो घुल जाएंगे। जैसे देखिए जैसे H2O होता है तो H2O कैसा होता है? पानी जो होता है वो ध्रुवी होता है, इसका द्विध्रुव गुण कुछ आता है ना, हम लोग जब चैप्टर 4 संयुक्ता वाला पढ़े थे वहाँ पर देखे थे। तो जो ध्रुवी चीज़ें होंगी ध्रुवी चीज़ों में घुल जाएंगी। या ऐसे भी कह सकते हो कि जो ध्रुवी विलायक है उसमें ध्रुवी चीज़ें और आयनिक चीज़ें घुल जाती हैं। जैसे पानी में अगर आप नमक को घोलेंगे NaCl को तो घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पानी है बहुत ज़्यादा ध्रुवी होता है, तो इसलिए नमक इसमें घुल जाएगा। HCl को घोलेंगे HCl भी घुल जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है? ध्रुवी है, इसमें भी प्लस माइनस ऐसे कुछ रहता है। ठीक है ना, ये ध्रुवी का मतलब वही है, पोलरिटी को डेवलप होना, तो इसमें घुल जाएगा। लेकिन अब इसी नमक को आप तेल में घोलना चाहें तो नहीं घुलेगा। अब आप पेट्रोल ले लीजिए, पेट्रोल को अगर आप डीजल में मिलाएंगे मिल जाएगा, लेकिन इसी पेट्रोल का पानी में मिलाना चाहेंगे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पानी जो होता है वो ध्रुवी है जबकि पेट्रोल अध्रुवी है। तो इस तरह से विलेय और विलायक की प्रकृति भी प्रभावित करती है। इसी क्रम में नेक्स्ट है दाब का प्रभाव। तो दाब का प्रभाव में ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने मोललता हो गया, विलेयता हो गया, हेनरी का नियम हम लोगों का रह गया, जिसको कि हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे गैसों की द्रव में विलेयता। आज हम लोगों का ठोसों की द्रव में विलेयता खत्म हो गया, विलेयता भी पढ़ लिया हम लोग, ठोसों की द्रव में विलेयता पढ़ लिए, तनुता समीकरण, मोललता पढ़ लिए।
कल से हम लोग शुरू करेंगे गैसों की द्रव्य विलेयता और हेनरी का नियम। तो नोट्स भी आप लोग कंप्लीट करते चल रहे होंगे, जो बाकी लोग हैं उनको भी बता दीजिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कल मिलते हैं, थैंक यू।